हेलो। आवाज़ आ रही है सबको? वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? जल्दी से बता दीजिए सब। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। करने वाले हैं हम लोग पेपर हैक्ड एनटीपीसी के लिए। और पेपर हैक्ड कर रहे हैं तो पेपर हैक करवाएंगे भी इसी तरीके से। मेहनत कर रहे हो जैसे टेक्नीशियन और एएलपी, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन कंट्रोलर, सबका करवाया। ऐसे ही अब आपकी बारी है। आइए अब शुरू करते हैं। ठीक है। अब की बार एनटीपीसी पार है तुम्हारा, ढंग से पढ़ रहे हो तो। जिनका भी एग्ज़ाम है बेटा, आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, इसको सेव कर लेना। इस पर अपन को कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी चीज़ आपको रिव्यू देना है तो इस पे दे देना। टाइम पता है ना? 11 बजे मैथ्स का, सुबह 8 बजे करंट अफेयर स्टैटिक, 12 बजे रीजनिंग और जीके का 3 बजे रिवीजन चल रहा है आपका। ठीक है। रेलवे एग्जाम्स की पूरी तैयारी हम आपको करवाते हैं हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन से, जहाँ पर आपको आज लास्ट दिन है। नाउ और नेवर प्राइज है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। आज 9 तारीख है, रात को 12 बजे तक ये रहेगा। लास्ट है, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा। डबल पंच है और आपने एप्लीकेशन से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। ठीक। फाउंडेशन लेना है, फाउंडेशन 449 में, 999 में एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। टारगेट बैच पूरा ले सकते हो, कॉम्बो ले सकते हो, सब बढ़िया है। ठीक है। नीचे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। 3 बजे एक्सपेक्टेड पेपर टेक्नीशियन का करवाऊंगा ही मैं तो। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। चलिए करिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, करिए। क्या जवाब देते हैं आप? अठारह सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर किनारे वाले छोटे घनों में ढाला जाता है। एक छोटे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए। पिघलाकर, अब देखो, एक छोटा घन ही बात की जा रही है तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि 6 × भुजा स्क्वायर। दिमाग तब लगाया जाता है जब आपसे पूछा गया जाए कि सभी घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तब आपको घन निकालने भी पड़ते हैं कि कितने घन टोटल बनेंगे। अब यहाँ निकालना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब बस अनुपात निकालिएगा। घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। 6 × 16 = 96। अब कैलकुलेशन सिखाने वाला हूं कि कैलकुलेशन कैसे आसान बनाई जाए। चलिएगा। 2 × 6 = 16 × 48। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 3 को कॉमन काट दिया मैंने। 3 से मैंने काट दिया इसको 4 बार, 3 से मैंने काट दिया 4 बार, 3 से मैंने काट दिया इसको 6 बार, 4 से मैंने काट दिया 4 बार, 4 से मैंने काट दिया ये, 4 से मैंने काट दिया ये, 4 से मैंने काट दिया 2 बार। अब यहाँ देख सकते हो आप, 18 और 8, 26 और 12, तो जवाब आ रहा है, देखो ये 38 हो जाएगा। तो 2:19 आपका राइट आंसर आएगा। अच्छा सवाल है। 2:19 आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ट्रेन एक कार से इतने परसेंट अधिक चाल से चल सकती है। ट्रेन कार से इतने परसेंट अधिक चाल से चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और 60 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक साथ पहुंचती हैं। हालांकि ट्रेन इतने मिनट के लिए रुकती है, तो जो ये टाइम डिफरेंस पैदा हुआ है ना, वो ट्रेन की वजह से हुआ है। क्योंकि ट्रेन की रफ्तार वैसे तो कार की रफ्तार से ज्यादा है। ट्रेन और कार, कार की रफ्तार अगर 5x है तो ट्रेन की रफ्तार जो है वो 8x है।
60% ज़्यादा। तो आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस बराबर दोनों की चालों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों की चालों का डिफरेंस, और यहां पर आता है टाइम डिफरेंस जो कि 20 मिनट है, क्योंकि ट्रेन रुक रुक के चल रही है। कार की चाल बतानी है 60, 8x मल्टीप्लाई 5x, 8 में से 5 गया तो 3x, टाइम डिफरेंस 20 मिनट को 1/3 कह सकते हो घंटे में बदलने पर। अब कार की रफ्तार निकालनी, यानी कि 5x निकालना है, तो x से x चला जाएगा, तो 5x की वैल्यू कितनी आ रही है, 540/8। 8 छिंग 48, 48 बचे 6, 8 7 56, 67.5 किलोमीटर पर आवर आपकी कार की स्पीड आ गई, जो कि 5x है ना, वही कार की स्पीड है। तो 67.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यदि आज से 8 साल पहले एक दादी की आयु उसके पोते की आयु की 13 गुना थी, और आज से 12 साल बाद दादी की आयु पोते की आयु की 3 गुना होगी, तो देखो भाई, दादी और पोती 13 गुना थी दादी, और 12 साल बाद, 8 साल पहले 12 साल बाद, तो समझ लो कि 20 साल का गैप आ गया। ये समझ में आता है ना आपको कि कितने साल का गैप है, तो 3 गुना होगी। 13 एकम 13, 3 एकम 3, 13 में से 3 गया तो 10 अनुपात बराबर 20 दिया, 60 में से 20 गया तो कितना हो गया, 40 साल। 1 अनुपात बराबर हो गया भैया 4 साल। तो वर्तमान में उनकी आयु का अंतर कितना होगा, तो दोस्तों अंतर तो सेम ही रहता है हमेशा। हाँ, जैसे आप यहां देखोगे कि 12 चौके 48 है, तो अंतर हमेशा 48 साल ही रहेगा, तो वर्तमान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग एज निकाल कर भी निकालोगे तो भी 48 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, अंतर ऑलवेज सेम रहता है। इसलिए आपको वर्तमान निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहां से भी देख सकते हो कि अंतर 12 अनुपात है, 1:4 है, तो 48 साल ही आंसर आएगा, क्योंकि अंतर हमेशा सेम रहता है। और अलग अलग एज निकाल के निकालोगे तो भी 48 ही आएगा। अगला सवाल देखिए कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के संख्यात्मक मानों का अनुपात ये दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और बेलन का आयतन होता है πr²h। दोनों की रेडियस अलग मैं मान लेता हूं और ऊंचाई भी अलग मान लेता हूं। तो वो जो दे रखा है वो 1/7 है, पाई से पाई चला गया 2, R1 और R2 का R1 और R2, ठीक है। बेलन के व्यास और ऊंचाई के बीच अनुपात दिया हुआ है, व्यास और ऊंचाई के बीच। अब जब रेडियस अगर सेम ही है तो रेडियस भी सेम ही होगी, फिर तो ऊंचाई से ऊंचाई भी खत्म कर दो, फिर बचा क्या है, और क्या, फिर ये बचा केवल 2/r बराबर 1/7, तो r बराबर हो गया 14। और क्या करें फिर, क्योंकि सेम ही है ना यहाँ तो व्यास और इसका रेशो दे रखा है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से जो h निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, जब r बराबर 14 है तो आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तब जाके बात बनती नजर आ रही है। और नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी ठीक है। चलो इसको और अच्छे से कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं कि एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बीच का अनुपात दिया हुआ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 7x होता और ये 6x होता, लेकिन ये तो आप ये कह सकते थे कि ये तो डायमीटर है, अगर इसका रेडियस बनाना होता तो बटे 2 करना होता। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि रेडियस
और ऊंचाई का अनुपात तो ये हो जाता ना, अगर ये व्यास है तो रेडियस बनाऊंगा तो बटे 2 करूंगा तो 2 उधर गुणा हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 2 पाई आर एच। आर की वैल्यू मैंने 7x रख दी और एच की वैल्यू मैंने 12x रख दी, कोई दिक्कत? अब पाई आर स्क्वायर यानी कि 7x गुणा 7x और h रख सकता हूं क्या दोस्तों? और इसका जो एक्सप्रेशन का अनुपात है वो 1/7 है। कर्व सरफेस एरिया और आपके वॉल्यूम का रेशो 1/7 है। यहां से x की वैल्यू हमें निकालनी पड़े तो मैं कैसे निकालूं? पाई से मैंने पाई काट दिया, 7x से मैंने 7x काट दिया, 12 से मैंने 12 काट दिया, 7 से मैंने 7 काट दिया, तो x की वैल्यू मेरी 2 आ गई। अब यहां से मुझे एक चीज पता चल गई है कि इसकी जो रेडियस है वो तो 14 है और उसकी जो हाइट है वो 24 है। आपसे पूछा गया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, जो कि होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। बेलन का टोटल सरफेस एरिया कोई पूछे तो ये होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, और 14 और 24 38 हो गया। अब यहां पर खेलना है बस। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। इनमें से 4 का मल्टीपल मेरे हिसाब से यही विकल्प है, ऑप्शन नंबर डी, मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां 4 का मल्टीपल बन रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी इकलौता आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दो धनात्मक संख्याओं का आपको योग दे दिया गया है, उनका गुणनफल भी दे दिया गया है, तो दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर। तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे पढ़ें, ये कहा जाए तो सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का सवाल है। देखा जाए तो देखो, a प्लस बी दिया हुआ है, a गुणा b दिया हुआ है, तो आपसे a माइनस बी पूछा है। आपके दिमाग में क्या आएगा, क्या थॉट आ रहा है इस सवाल को कैसे किया जाए? कोई थॉट आ रहा होगा तभी तो कर पाओगे। या तो आप इसके टुकड़े कर सकते हो, इसके अलावा भाई आप इसके टुकड़े कर सकते हो 28 और 4, तभी तो 32 हो पाएगा। अब ये सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। 28 गुणा 4 और 28 में से 4 24। ये तो जल्दी करने का तरीका है, अगर टुकड़े आपसे दिमाग से हो जाते हैं। कल को नहीं हो पाते तो आपको एक ही चीज काम आएगी, जो है अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है दोस्त? फॉर्मूला बोलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। बस, तो 32 का स्क्वायर करना पड़ता है जो कि 1024 होगा, 4ab यानी कि 448, और बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें से जब ये घटाएंगे तो आई थिंक 576 आ जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो 24 आ जाएगा। तो जब कुछ ना समझ में आता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है, जब आप वैल्यू ना पुट कर पाए तो फॉर्मूले से काम करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए, हितेश और जितेश की वर्तमान आयु का योगफल आपको दिया हुआ है, और अब से 2 साल बाद हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो हितेश की वर्तमान आयु कितनी है? करके बताइए, करके बताइए। अगर मैं कहता हूं 2 साल बाद 2 साल बड़ा हितेश हो जाएगा और 2 साल बड़ा जितेश हो जाएगा, यानी कि 100 साल हो जाएगा टोटल, और हितेश की आयु जितेश की आयु की 3 गुना है, तो यहां हम कह सकते हैं कि 4 रेशो बराबर आपका 100 है, 1 रेशो बराबर आपका 25 है। तो हितेश की वर्तमान आयु कितनी है? 75 ईयर। तो 75 हो जाएगी क्या? नहीं, आपसे वर्तमान पूछा है तो -2 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल बाद है। छोटी बात है, बहुत काम की है, गलती के चांस बनते हैं, आपको नहीं करनी है गलती। ठीक है, ओके। मजा आ गया सर, 24 आउट ऑफ 25 सही किया हूं आपकी क्लास से। रियल क्वेश्चन डेटा
क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप, बढ़िया करो। दो त्रिभुजों के समान आधार की लंबाई आपको इतनी दे रखी है, ऊंचाइयां भी आपको दे रखी हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का योग भी दिया हुआ है। समान आधार है, अलग अलग ऊंचाई है और क्षेत्रफल का योग है, तो बड़े त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। देखो यार ऐसा है, ऊंचाई जो होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। एक ही ऑप्शन है। एक तो ये तरीका है जहां आप अपना दिमाग लगाकर कर सकते हो सवाल। दूसरा तरीका क्या है, 1/2 आधार ले लिया हमने 24 और ऊंचाई ले ली हमने 5x। 1/2 आधार ले लिया हमने 24 और ऊंचाई ले ली हमने 7x, बराबर है 1728 के। 12 पंजे 60x और 12 सत्ते 84x। 144x, x बराबर आ गया 12। तो आपको ऊंचाई निकालनी है 12 सत्ते 84 बड़े वाले की, छोटे वाले की 12 पंजे 60। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, कल मैंने आपको जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए हैं, वो जरूर देख के जाना एक बार। जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चंस के मैंने 2 सेशन लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों सेशन देखने हैं, मजा आ जाएगा आपको। एनटीपीसी वाले बच्चों जरूर देख के जाओ, विश्वास करते हो तो देख के जाओ, बाकी तो फिर बाद में आकर देखोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नंबर तो नहीं आएंगे तुम्हारे। इसलिए मेरे कहने पर उसको देख के जाना। दोनों सेशन मैंने एक तो कल लिया है संडे को और एक सैटरडे को लिया है। सवाल पे देख लेना। समांतर श्रेणी का पहला पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद भी आपको दिया हुआ है और टोटल पद भी आपको बताए हुए हैं। तो योग कैसे निकालते हैं? तो किसी भी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल जब निकाला जाता है तो वो होता है n/2 a + l। अगर ये सारे एक्सप्रेशन दे रखे हो ना, सारे सारे आपको चीजें बता रखी हो तब, तो n/2 यानी कि 10/2 a + का l, 42 + 55। $485। अगला करना, किसी प्रत्यास्थ डोरी में विस्तरण की मात्रा उस पर लटके भार के अनुक्रमानुपाती है। द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन in an elastic string varies directly proportional with the weight hung on it। 127 ग्राम भार की डोरी में इतने सेंटीमीटर का विस्तरण उत्पन्न होता है। विस्तरण मतलब एक तरीके से एक्सटेंशन जो है, तो डेल ऑफ एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। तो इसका इससे रेशो बराबर हो जाएगा दूसरे एक्सटेंशन का, उसके प्रोपोर्शन में जो वेट है उससे। तो एक्सटेंशन 127 वेट है और 2.3 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन है। इतना अगर आपका एक्सटेंशन चाहिए तो कितना वेट आपको यहां रखना पड़ेगा? तो यहां 7 टाइम्स चला जाएगा और जिसका यूनिट डिजिट 9 है वो आंसर आ जाएगा आई थिंक 889 ग्राम। यानी कि इतना वेट आपको उपयुक्त रहेगा उस तरह के एक्सटेंशन को पाने के लिए। ये सिंपल समानुपात का सवाल है। लैंग्वेज इस तरह की आ सकती है जो आपको डराएगी। पहले तो सवाल में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिंपल आपको करना है, बस कंपैरिजन लगाकर, तुलना करके, बस दैट्स इट। ए बी और सी डी समांतर हैं। ए बी और सी डी को एक तिर्यक छेदी रेखा ई और एफ पर काटती है। पीईबी दे रखा है, ए बी सी डी के बीच एक बिंदु है, ये एंगल दे रखे हैं, ये एंगल निकालना है। ये क्वेश्चन बिना डायग्राम आप कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले लाइन टू लाइन आपको रफली डायग्राम बनाना होगा। पेपर में आपसे बोला गया है कि एक छेदक रेखा है तो आपको एक छेदक रेखा भी बनानी होगी। अब आगे की बात हम पहले नामकरण कर लेते हैं कि सर ए बी और सी डी दो आपकी समांतर रेखाएं हैं,
इनको एक तिर्यक रेखा ई और एफ पर, पी क्यू तिर्यक रेखा है जो कि ई और एफ पर काट रही है। पीईबी आपका 49 है। ए बी और सी डी एक बिंदु, एक बीच जी इस प्रकार है कि बीई जी 29, जी एफ ई 24, तो ये वाला एंगल बहुत बार आया हुआ सवाल है, तो ऐसा कुछ ऐसे नया तो है नहीं। 49 और 29, तो ये हो गया सर जी 58 और 20 78, 78 2 80 102। अगर ये 102 डिग्री है, ये 24 है, तो ये 126 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा। फिफ्टी फोर। सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है, क्या करें, कुछ नहीं समझ आता है। पढ़ना पड़ेगा बेटा, और अभी आज लास्ट ऑफर का डेज है ना। जिन भी बच्चों को कोई भी बैच लेना है हमारी एप्लीकेशन से, वो बेटा आज आज में ले लेना है ना। हाँ, आज रात तक ले लेना, क्योंकि ऐसा ऑफर कभी नहीं आएगा। ये आपको 449 का और 15 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलने वाला है। पेड कोर्स में जाओगे, जिसको टारगेट लेना है टारगेट लेना, जिसको फाउंडेशन लेना है फाउंडेशन ले लेना। इसमें जाओगे जब अंदर, तो इसके अंदर आपको बैचेस दिख जाएंगे, कंबाइंड है, इंडिविजुअल बैचेस हैं, सब कुछ है। ठीक है। हाँ, अगला सवाल देखो, स्क्रीन पर है। अच्छे से पढ़ो, एक्सटेंशन लेकर पढ़ो, टाइम देकर पढ़ो, एक बार पढ़ना है अच्छे से, बस ध्यान रखना, फिर उसके बाद प्रैक्टिस पे आ जाना फिर। ठीक है। हम्म। सर पूरा पेपर अपनी क्लास से ही आया था। थैंक यू। बस करते रहिए मेहनत, यही एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है आप लोगों से, और मेहनत हमेशा बोलेगी भाई। सवाल पे ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल है, जरूर आ सकता है। दो वृत्त जिनके केंद्र ओ और ओ डैश हैं, जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं 6 और 8, एक दूसरे को दो बिंदुओं ए और बी पर काटते हैं। ठीक है, दोनों त्रिज्याएं दे रखी हैं, वे एक दूसरे को दो बिंदु ए और बी पर काटते हैं। केंद्र ओ डैश वाले वृत्त पर ओ ए एक स्पर्श रेखा है। अच्छा, और इसके विपरीत भी है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताओ। अरे कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्त, ऐसा होता है सवाल में, अगर कोई ओ है और ये ओ डैश है, ये यहाँ पर कट जाएगा। देखो मान लो इसे हमने काटवा दिया, इनको ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। ये कॉमन है, कॉमन कॉर्ड, ये इसकी भी जीवा है, इस वाले की भी जीवा है, और इस वाले की भी जीवा है। ठीक है, ठीक है ना। इसकी लंबाई निकालनी है आपको। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, ये लेंथ कितनी है? ये 6 है। अच्छा ये बताओ, ये वाली लेंथ कितनी है? बोले सर ये 8 है, 8। क्योंकि सेंटर से अगर इस बिंदु तक की दूरी पूछोगे तो कोई भी बता देगा। समस्या क्या है कि अगर ये जीवा है और ये केंद्र है और अगर ये लंब है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, ये वाली दूरी क्या होगी और ये वाली दूरी क्या होगी, ये बताइए आप। अगर ये वाली दूरी पता चल गई है, तो आप यहां से हाइट निकाल लोगे। अब हाइट निकाल लोगे पाइथागोरस से, तो फिर डबल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, डायग्राम भी मैंने आपके सामने बना दिया है, बुद्धि चलानी पड़ेगी बस, थोड़ी 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 चलाइए। आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो टोटल दूरी है, इसके बारे में तो आपको पता लग ही जाना है, क्योंकि ये जो जब स्पर्श रेखाएं होती हैं,
ये 90 डिग्री पर मिलता है, ये भी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है। तो ये भाई ये इनकी टोटल दूरी तो 10 आ गई है, हाँ टोटल तो निकल कर आ गया 10, तो 6 8 10, यानी कि केंद्रों के बीच की दूरी तो 10 आ गई भाई, आ गई है। अब जब केंद्रों के बीच की दूरी 10 आ गई है तो सवाल क्या उठता है पता है, सवाल ये उठता है कि ये अगर हाइट कॉमन है, अगर मैं इसको x मान रहा हूं, इसको मैं अगर 10 माइनस एक्स मान रहा हूं, तो हाइट कॉमन है तो लगाओ ना पाइथागोरस, तो 6 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, हाइट कॉमन है, 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई ये बात आपको किसने बच्चों को समझ में आ गई? अगर आ गई है तो बस काम खत्म करते हैं अब। 36 माइनस तो है ही 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस का एक्स स्क्वायर। 36 माइनस का 100 प्लस का 20x और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 64 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाय बाय, 164 में से 36 चले गए तो 20x बराबर 164 माइनस का 36। 20x बराबर 14 में से 6 गया तो 8 और 15 में से 3 गया तो 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6.4। हमें हाइट निकालनी है, हाइट, और उसका डबल करना है बस। अब ऑलमोस्ट हम आंसर देने वाले हैं कि हाइट की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाला ले लेता हूं भाई, ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर ही हैं तो x की वैल्यू आ गई है, तो मैं ये कह सकता हूं a प्लस का b और a माइनस का b, है ना, और अंडर रूट ले लो बस, भाई ये h स्क्वायर के बराबर है ना, इसलिए मजा आ तो गया होगा यार। तो ये हो गया सर जी 14.4, ये 1.6, 12 और 16 का 4 48, यानी कि 4.8, 4.8 आ जाएगा आपकी हाइट, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो जीवा क्या होती है, डबल हो जाती है, तो 9.6 आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देव और तेज इतने इतने रुपए की राशि को लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं और जो हिस्सा है 270 रुपए है देव का, तो कुल लाभ कितना होगा? भाई आपने ये नोटिस किया होगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है उसी रेशो में लाभ बंटता है। 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 आठू 56, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, बस हो गया काम। अगर 5 बराबर अगर 270 है तो 270 बटे 5 और टोटल कितना हो जाएगा 9 रेशो, 54 इंटू 9, तो 9 चौके 36, 9 पड़म 45 और 3 48, 486, 486, 486। अब देखो किसी बच्चे का 526 आ रहा है भाई, एग्जामिनर चाहे भी तो नंबर कैसे देगा, उसको पता है बच्चा तो ज्यादा होशियार है उससे ज्यादा। करिए अगला करिए, कितनी राशि पर 5% की दर पर 2 साल के बाद में साधारण ब्याज 420 रुपए प्राप्त होगा। एक बच्चा बच्चा कह रहा है सर आपको टेक्नीशियन का 11 बजे करना चाहिए था, एक रिव्यू वीडियो बना। बेटा अगर आप आज भी रिव्यू वीडियो पर डिपेंडेंट हो ना, तो आप सिलेक्शन नहीं लेने जा रहे हो ना, हो ही नहीं सकता आपका बेटा, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सब पेपर में आ रहा है, जो मैंने एक्सपेक्टेड पेपर कराए हैं वही सब आ रहा है। बस सिलेबस के चैप्टर सुनने में मजा आता है ना, सिलेबस के चैप्टर सुनने में मजा आता है तुम्हें, है ना, कि सिलेबस में अच्छा परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, SICI आ गया, अच्छा ये अलजेब्रा आ गया, ये सुनने में मजा आता है। बस ऐसे सिलेक्शन लोगे क्या? ये झील है तुम्हारे अंदर सिलेक्शन लेने की?
देखो भाई 5% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज 10% बराबर आपका 420 है। तो आपका जो 100% है 4200 है, 4200। 100% आपका 4200 है। अगला करिए। इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 38 से डिविजिबल हो जाए। सवाल एक नंबर है। आपको लगेगा कि सर इस सवाल में तो क्या ही है, मतलब है, बट इस सवाल में बहुत कुछ है जो आपके काम का है कि क्या जोड़ूं और 38 से डिविजिबल हो जाए। अब अगर 38 अपने आप में एक सम संख्या है और 19 का भी मल्टीपल है, तो इधर भी एक सम संख्या होनी चाहिए। तो कैन बी 21 हो सकता है, 22 कैन नहीं हो सकता, 23 हो सकता है, हो सकता है, 18 नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी इवन नंबर तो आंसर नहीं ही होगा। आंसर या तो 21 होगा या फिर 23 होगा। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई तो समस्या नहीं है ना? चलिए। अब अच्छी बात क्या है कि नाम 38 का पाड़ा नहीं आता मेरे को। तो आप 255 74 ऐसे लिख सकते हो और 255 76 ऐसे लिख सकते हो। भाई 21 जोड़ूंगा तो 74 आएगा और 70। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इनको 2 से भाग कर दूं दोनों को, तो क्या फर्क पड़ेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब ये दोनों एक्सप्रेशन आ गए हैं। 19 का भाग दे के देख लो बस, क्योंकि 19 का टेबल तो हमें आता है ना, इसलिए। 19 छिकी 114, 127 में से 114 चले जाएंगे, 138, उधर भी 138, 133 है ना, 133 बचे यहाँ 5। तो यहाँ देखो 57 जा रहा है, यहाँ 58 होगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, यानी कि 21 वाला आंसर आएगा। ऐसे करना है सवालों को। दोस्तों मजा तो आता है ना जब हम चीजें कर रहे होते हैं। देखो मैं तो हमेशा उस प्रोसेस पे बिलीफ रखता हूं जो बच्चा साथ में मिलकर कर रहा होता है। जो बच्चा, जैसे एनटीपीसी का पेपर अब जल्दी आ गया, अब मेरे को बच्चे का टारगेट करना है भाई, 30 नंबर का पेपर है। अगर जिसने अच्छे से पूरा पढ़ रखा है तो 30 में से 30 आ सकते हैं, नहीं पढ़ रखा है तो 2 क्वेश्चन टफ आएंगे, 28 लेकर आने हैं भाई तुम्हें। कोशिश वो करो जो तुम कर सकते हो। जो 2 सवाल या 3 सवाल तुम नहीं कर सकते उन पे दिमाग मत लगाओ फिर, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, बट ये नहीं है कि आप बार बार वो मिस्टेक करो तो फिर आप गधे हो फिर, है ना। अगला सवाल देखिए। सवाल इंटरेस्टिंग है, और मैंने जो जूनियर इंजीनियर वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो भी कर लेना एक बार, है ना, वो जरूर कर लेना। एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 35% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने कीमत पर अंकित करना चाहिए। देखो यहाँ पर भी एमपी सीपी का अनु कॉन्सेप्ट लगने वाला है। 10% की छूट, 35% का लाभ, 15 छिकी 90 और 15 नम्मा 135 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 बराबर अगर 626, तो 1 बराबर 313 और 3 बराबर हो जाएगा 939, 939। नेक्स्ट वन। सरल करिए सर, सिंप्लीफाई करिए इसको सर। बोर्ड मास का पालन करना है। 7.2 4.1 डिवाइडेड बाई 12.3 प्लस 22.5, 25 से भाग कर देंगे, माइनस का 1/10, 25 नंबर 225, 9/10, 8/10, ये चला गया भैया 3 बार, 24 तिया 72, 24/10, 16/10,
प्लस का 8/10, तो 24 और 8 32/10, तो 3.2 आंसर आ जाएगा, 3.2 आंसर आएगा। 35,000 रुपए का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ले 2 सालों में 2 समान किश्तों में अर्थात प्रत्येक वर्ष के अंत में एक किश्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किश्त की राशि ज्ञात कीजिए। सर इंस्टॉलमेंट का सवाल है, हाँ इंस्टॉलमेंट का सवाल है, 2 किश्तों की बात है और चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है। तो आपको सबसे पहला एक्सप्रेशन 10 से 11, फिर 100 से 121, फिर किश्त के मूल्य को बराबर करना, ये काम करना ही है बस। अब ये हो गया सर 100 और 110, 210 आपका मूलधन है, 242 आपने चुकाया है। पूछा क्या गया, अब बात करूंगा मैं। सर 210 आपने ऋण लिया है, 35,000 के बराबर है, और एक रेशो की वैल्यू जब आ जाएगी तो एक किश्त की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा है 35,000 बटे 210, एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी और 121 की वैल्यू निकालनी है। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 3 नीचे है तो समझ जाइए। ये आ रहा है सर जी 5 12 पंजे 60, 605/3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ऐसे 20,000 कुछ आंसर आएगा, 167 के आसपास, 20,167 के आसपास, 20,167 के आसपास। अगला सवाल देखिए। करिए भैया सेक थीटा सेक थीटा। साइन अपॉन कॉस प्लस 1/cos कॉस अपॉन साइन 1/sin, ऐसे कर सकते हो। और जैसे ही आप ऑप्शन में देखो कि सारे न्यूमेरिक है तो थीटा की वैल्यू 45 रख दो यार, तो जवाब आ जाएगा 2 प्लस का √2 और जवाब आ जाएगा 2 माइनस का √2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो a² माइनस का b², 2 2 a² माइनस b²। अगला करिए। एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करने के लिए 70 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर बीमाओं वाला मोम का एक आयताकार ठोस दिया गया, तो मोमबत्तियों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? भाई ऐसा है 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का एक बड़ा ब्लॉक दिया हुआ है और एक महिला को 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई की मोमबत्ती बनानी है। एक ब्लॉक दे दिया, उससे मोमबत्ती बनानी है, तो पाई r² और h की वैल्यू है 20। तो निर्मित मोमबत्तियों की संख्या निकालनी है दोस्त, निर्मित मोमबत्तियों की संख्या निकालनी है। सात से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 20 से 20 कट गया, 7 से कट गया 10 बार, तो नंबर ऑफ जो मोमबत्तियां हैं वो 20 निकल कर आ जाएंगी।
20 मोमबत्तियां निकल कर आ जाएंगी। अगला सवाल देखिए, करिए। देखिएगा, 2 × 8/4 माइनस 5×15 प्लस 6/3 × 2 माइनस 6×18 प्लस का 5। 4 माइनस का 15 प्लस का 4 माइनस का 13 माइनस का 28 प्लस का 8 माइनस का 20 माइनस का 20। अगला सवाल, 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश, है ना, पहले निवेश के 2 साल के बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 साल बाद ब्याज का अनुपात इतना है, तो 10% ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा कितना होगा? दूसरा हिस्सा कितना होगा? अच्छा सवाल है, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, फिर हम आपको सिखा भी देंगे ना हाथ के हाथी। देखो दोस्तों, मैं हमेशा से ये कहता हूं कि ये एक टोटल राशि है, इसका एक हिस्सा इतने परसेंट पर 2 साल बाद, बाकी 10% पर निवेश किया जाता है। और पहली धनराशि के निवेश के 5 से 5 साल के बाद, ऐसा है, देखो ऐसा है, तो पहला जो हिस्सा है वो 15% की दर पर कितने साल के लिए पैसा डाला गया, ये बताओ। पहली धनराशि के निवेश के 5 साल बाद ब्याज का, तो 5 साल तक पैसा डाला गया है। और जो दूसरी धन, जो बाकी बची हुई धनराशि है, उस पे 10% की दर है, तो 3 साल, 2 साल के बाद आया तो 3 साल के लिए पैसा डाला गया, तो ब्याज का अनुपात 5:3 ही तो आ रहा है। तो इनके जो प्रिंसिपल का रेशो होगा वो 2/3 होगा, यानी कि 5 रेशो बराबर 48,500 पनाम 45, 5×7 = 35, 9700। तो इस वाले पर हिस्सा कितना आ रहा है? 291। 7×21 यूनिट डिजिट 1 से आंसर आ जाएगा आपका। पर यूनिट डिजिट 1 से आंसर आ जाएगा, सिंपल लेके चलो, करिए। एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी लग रहा है, उसका भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कौन करता है। 5 7 × 28 और 1 29, 55 25 और 4 29, 55 25 29 तो आएगा ही आएगा, और 29 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, आप चाहे भले से सॉल्व कर लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो काम की हैं। आप पूरा भी सॉल्व करना चाहेंगे मुझे पता है। 29/4 आपको दिख रहा होगा, 29/5 आपको दिख रहा होगा। फिर डिवाइड आपको दिखेगा एक, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में होता है। फिर ये 16/9 है, a+ का b और a- का b।
नीचे 29/5। 29 मैंने कॉमन ले लिया, या 29 का स्क्वायर, तो ये होगा सर 9/20, ये होगा 1/20, और ये 29/5। 29 इंटू 9/400 और 5/29। 5 से काट दिया मैंने 80 बार। कुछ बैठ रही है बात? हम्म। अरे 29/5 है ना, हाँ। फिर ये 16/9 भी तो है साइड में। 9 से 9 कट जाएगा, 16×5 = 80, 5.8 आ जाएगा। 29/5 5.8 आ जाएगा। करना है सॉल्व, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आंसर भी वही आना है। 320 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन वाई को वाई सेकंड में पार करती है। यदि पहली ट्रेन 44 की गति से चल रही है, दूसरी ट्रेन इस गति से चलती है, तो वाई का मान बताइए। तो 320 और 240, 560। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन चल रही है और वह विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100.8। उसको 5/18 से गुणा कर दो, वाई की वैल्यू निकाल दो। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको 5.6 बार, ये आ गया 100। वाई बराबर आ गया 20 सेकेंड। अगला सवाल, आकाश और विकास एक कार्य को 40 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। टोटल अगर मैं देखूं तो 120, ये 40 का भाग दिया और ये 2। आकाश से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी कि 5 काम 2 दिन में हो रहा है। तो 24 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 काम 120 दिन में हो जाएगा। अल्टरनेटिव है, 48 काम 120 दिन में हो जाएगा। देखिए अगला, यहां पर भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। थीटा को अगर आप रखते हो 45, तो बस पाप से बचिएगा, हो जाएगा भाई √2 माइनस का 1/√2, √2 माइनस का 1/√2, और ये 2, तो ये हो गया 1/√2, 1/√2, और ये 2, √2 √2 2, 1 आ गया आंसर, 1। अगला करिए, 25 रुपये प्रति किलोग्राम और 40 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली दो चावल को इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी क्या होगा? देखो इस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 25 रुपये पर केजी का चावल है, 40 रुपये पर केजी का चावल है। अगर आप इसमें बेस मान लेते हो 25, तो ये कितना है? 15 ज़्यादा है 2 यूनिट में, 3 और 2 5, 25 प्लस 6 31, तो 31 रुपये का आपका औसत कीमत हो जाएगा। ये वाले सवाल भी ज़रूर आएंगे पेपर में। अगला सवाल करो, सिंप्लीफाई करना है बस, और यहाँ पर m एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। m सिंपल सा एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो 7m प्लस 4 माइनस का 2 माइनस का 7, 9 चौके 36 प्लस का 49 बराबर 87। 9 27, 9 और 7 16, 80
80 अगर माइनस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, m की वैल्यू 1 आ जाएगी, 7m अपॉन बराबर 7, तो m की वैल्यू 1। 10% के लाभ पर नवीन को एक मोटरसाइकिल बेची, इसी मोटरसाइकिल को नवीन ने 20% के लाभ पर विनय को बेचा और विनय ने विशाल को बेचा। तो ये कैसा केस लग रहा है, चैन रूल लग रहा है। तो आकाश के लिए मोटरसाइकिल का मूल्य बताओ, तो आकाश x की कीमत है 10% के लाभ पर नवीन को, नवीन ने 20% के लाभ पर विनय को, और विनय भाई साहब ने कहा कि भैया 5% की हानि, तो 62,700 रुपये का भुगतान हुआ है टोटल। 11 पंजे 55, 11 7 77, 19 तिया 57, 6 पंजे 30, 5,000 या 50,000 आंसर आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप दिए हुए हैं, भुजा दी हुई है, अगर आपको पी क्यू दिया हुआ है तो एक्स वाई निकालना है। तो आप जानते हैं 31 और 21 हो जाएगा, अनुपात देखा जाए तो अगर ये 21 है तो वो 31 हो जाएगा, क्योंकि परिमाप का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। एक्सप्रेशन देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, अलजेब्रा का सवाल कहा जाता है इसे। अलजेब्रा में इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कैसे करोगे, बस वही टास्क आपका काम का है यहाँ पर। ऐसे सवाल अगर आ जाएं तब उसकी वैल्यू निकालनी है। एक काम कर सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर करके जोड़ दें तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2pqxy बराबर 1, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2pqxy बराबर 2pq और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ये बात है। अगर आप देखते हो तो इसमें से पी स्क्वायर कॉमन ले लोगे, इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे, जोड़ दोगे तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर 4pqxy 1 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। बड़ी बहुत गंदा जा रहा भाई। अगर मैं इसमें से पी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, अगर मैं इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, और इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन गया। ये निकालना है, बट इसको निकाल के करूँ क्या, हाँ वही एक दिमाग काम किया। अब ऐसे सवाल में आपको फंसना लाजमी है, ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये सवाल या तो आप छोड़ सकते हो या आप कर सकते हो, दोनों में से एक चीज़ है। अब मैं आपको एक ऐसा दिमाग बताता हूँ कि सवाल को कैसे डील करेंगे हम लोग। देखना, अगर मैं P और Q की वैल्यू को अगर 1 मान लूं तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और यहां पर भी x प्लस वाई की वैल्यू 1। अरे भाई ये क्या हुआ, क्वेश्चन ही खुल गया। हाँ जी खुल तो गया है देखा जाए तो। अब x और y की वैल्यू कैसे ले लोगे, 0 और अगर 1 ले लिया या 1 और 0 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, तो इसका मतलब x गुणा वाई तो 0 ही आएगा। तो कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
तो ये कहना चाहते हो कि अगर ये 0 हो गया तो x प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर है, यानी कि 1। और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 1 का 1 1 2। तो आंसर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ऐसा है क्या? बोले यार ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 का ले रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दे रहे हो। अलग अलग वेरिएबल लेके चलें। अरे ऐसे थोड़ी, अलग अलग वेरिएबल लेके चलो। आलस पता क्या आ रहा है, पूरा पुट करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू, तब जाके सॉल्व होगा ये। जिस एक्सप्रेशन से मैं लेकर गया था उस एक्सप्रेशन से भी आंसर आ जाएगा वैसे। हम्म लगाओ बुद्धि, दिमाग लगा लो, कर लो। और कुछ रख के देखें। हम्म पी की वैल्यू 1 रखता हूं और क्यू की वैल्यू 2 रखता हूं। अब चेक कर लेते हैं बस, ठीक है। 2 4 ठीक है भाई, देखते हैं क्या आता है। बस थोड़ा सा कटने वाला आए, बस मैं यही सोच रहा हूँ। सोलह और 4 20। इसको अपन ऐसा करते हैं, 4 रख के देखते हैं। पी की वैल्यू को 4 और क्यू की वैल्यू को 2 रख के एक बार चेक तो कर लो यार, चलो क्या होता है देखे जाएगी यार। 4p प्लस का 2, सॉरी 4x प्लस का 2y बराबर 1। और यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस का 4y कितना आ रहा है, आ जाएगा अब तो शायद। 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये कितना आया, 16 और 4 20, गंदा ही आया। मुझे लगा पूरा है, फिर तो मैं एक और दो ही, एक और दो ही रख लूँ, या एक और 3 रखूँ तो एक और 2 4। अब आएगा जैसे आएगा भाई, अब कर लेते हैं भाई। कैलकुलेशन कम से कम करना चाह रहे हैं, इस चक्कर में टाइम भी लग रहा है। x प्लस का 2y बराबर 1, 2x प्लस का y बराबर 2 दूनी 4 बटे 5। सॉल्व कर लो प्यार से। तो एक प्यार से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप जोड़ लो दोनों को। तो 3x प्लस का 3y बराबर हो गया कितना, 9/5। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3/5। एक होता है घटाने पर, इसमें से इसको घटाओगे, हाँ, तो x माइनस का y आ जाएगा, जो कि आ जाएगा, इसमें से एक घटेगा तो माइनस में आ रहा है, 0.1/5 है ना। बताओ सब सही है। वैसे आप इसमें से भी ये घटा सकते हो, तो यहाँ पर y बड़ा हो जाएगा, क्या कर सकते हैं हम भी, y माइनस एक्स कर लेते हैं। हम्म वो 1/5 कर लो। तो अगर y बड़ा है तो y की वैल्यू भी यहाँ से निकल कर आ जाएगी अब 2/5, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो 4/5 आ रहा है, बटे 2 करना है, और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/5। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार रख के देख लो क्या आंसर आता है, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे फिर इसको। x की वैल्यू देखेंगे तो 1/25, y की वैल्यू देखेंगे तो 4/25, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देखेंगे तो कितना, 5। बहुत ही बढ़िया आंसर आ गया है आपका, 5/25 गुणा 5, आंसर आ गया 1। परफेक्ट है, थैंक यू सो मच। ठीक है,
अभी ठीक है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा सेशन को। 3 बजे एक्सपेक्टेड पेपर टेक्नीशियन का कराऊंगा, और आज हमारे ऑफर का अंतिम दिन है। जिनको भी लेना है ज़रूर ले लेना, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, जो भी आपको लेना है, जो भी रिलेवेंट लगता है वो लेकर पढ़ाई शुरू कर देना हमारे बैचेस से। क्वालिटी चीज़ें हैं, आपको समझ में तभी आएंगी जब आप पढ़ोगे, वरना तो दूर से देखने पर तो सब कुछ नज़र आता है सुहाना। ठीक है, जो चीज़ शुरू में तकलीफ दे सकती है वो बाद में हमेशा फायदा देगी, जो बाद में तकलीफ दे सकती है वो शुरू में आपको अच्छी लगेगी। तो जो अगर आपको लगता है कि बैच आपको पढ़ना है, पढ़ूं नहीं पढ़ूं, ये जो नेगेटिविटी है वो आगे पॉजिटिविटी बनती है अगर आप लगे रहते हो तो। लाइक शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्विक ट्रिक बाय साहिल सर एप्लीकेशन पर आज अंतिम ऑफर है, उसका फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।